वेलकम स्टूडेंट्स फॉर क्लास 11। बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्य, साथ ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हम लोग पिछली क्लास में देख रहे थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार से काम को करती है, और ये भी देखा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। इसी क्रम में हम लोग इतने वर्ष की सरकार की नीतियों पर गौर करें तो ये पाया था कि सरकार राज्य ने इन निर्देशों को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे, जिसमें से हम लोगों ने पॉइंट वाइज करके देखा है। जिसके अंतर्गत पहला पॉइंट था इसमें समाजवादी नीति व योजनागत विकास। दूसरा पॉइंट था कमजोर वर्गों का कल्याण। तीसरा पॉइंट था इसका नई पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसके अंतर्गत, जिसमें है चौथा पॉइंट सार्वजनिक सुविधाओं का विकास तथा सामाजिक सुरक्षा। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य का मुख्य कार्य क्या है कि सार्वजनिक सेवा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि की व्यवस्था करना तथा कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 42वें संशोधन के द्वारा 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ताकि केंद्र सरकार भी इस संबंध में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, जिसमें बदली हुई परिस्थिति में 1992 में संशोधन भी किया गया था। इस शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिक माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का समावेश तथा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता प्राप्त करना था। शिक्षा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 1988 में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था 15 से 35 वर्ष के प्रौढ़ व्यक्तियों को कार्यात्मक शिक्षा प्रदान करना, यानी प्राथमिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना था। और इसी क्रम में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह केंद्र सरकार की सार्वभौमिक महत्वाकांक्षी योजना है, जो आज भी चल रही है। अभी नई नीति, ये नीति निर्देशक तत्वाधान के अंतर्गत हम लोग अभी शिक्षा नीति को में और भी बदलाव देखे हैं, और बहुत सारे परिवर्तन और बदलाव हुए हैं। फिर महिलाओं की शिक्षा के लिए महिला समाख्या स्कीम की भी शुरुआत की गई थी। इस तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तथा गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कई तरह के प्रयास भी किए गए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। यह भी कार्यक्रम आज भी संचालित हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। तो इस तरह बहुत सारे शिक्षा तथा सेवाओं का हमारी सरकार ने इसको संपादित किया, और यह कार्यक्रम संचालित भी रहे हैं।
फिर केंद्र सरकार द्वारा इंद्रधनुष टीकाकरण का कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई थी। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में विकलांगों, वृद्धों, बच्चों तथा गरीब मजदूरों की सुरक्षा के लिए सरकार प्रयासरत रही है। दैनिक मजदूरी के लिए बीमा सुरक्षा की शुरुआत की गई और इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार समय समय पर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें भी निर्धारित करती है। फिर वृद्ध, बीमारों तथा विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। 2007 में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम भी शुरू किया गया और इस कार्यक्रम को हम देखें तो ये आज भी संचालित है। इसके बाद 9 मई 15 को अटल पेंशन योजना की भी शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत प्रत्येक कामगार जो थे वो अपनी 60 वर्ष की उम्र के बाद प्रति माह 1000 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक की पेंशन उन्हें दी जाने का भी प्रावधान रखा गया। सामाजिक सुरक्षा के लिए दुर्घटना बीमा के रूप में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सामान्य बीमा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आदि लागू किए गए। तो इस तरह से सार्वजनिक सुविधाओं का विकास और सामाजिक सुरक्षा भी इसके कार्यक्रम रहे। आगे है 5वां पॉइंट, गरीबी निवारण तथा रोजगार कार्यक्रम। इसके अंतर्गत भी हम लोग देखेंगे कि विभिन्न वर्ग और व्यक्तियों के बीच में असमानताओं को कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत गरीबी समानता का कारण भी है और परिणाम भी। अतः भारत ने 5वीं पंचवर्षीय योजना से ही गरीबी निवारण को एक मुख्य लक्ष्य के रूप में लागू किया है। गरीबी निवारण कार्यक्रम रहा। संपूर्ण ग्राम योजना की भी की गई और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1999 में संचालित किया गया था, जो आज भी है। ये कार्यक्रम चल रहे हैं। देश के पिछड़े जिलों से काम आज राष्ट्रीय शुरुआत की गई। 2005 में रोजगार गारंटी कार्यक्रम लागू किया गया। यह केंद्र सरकार के अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत प्रत्येक बेरोजगार ग्रामीण को 150 दिनों का रोजगार दिया जाता है। फिर यहाँ पर है 15 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया की भी जो योजना थी, इसे शुरुआत किया गया, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उनके स्वरोजगार के अवसर को बढ़ाना है। गरीबी निवारण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये नीति निर्देशक तत्वाधान के कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी निवारण तथा रोजगार कार्यक्रम को भी चलाया गया। इसका 6ठा पॉइंट हम लोग देखेंगे, न्यायिक व्यवस्था में सुधार। संविधान के अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने तथा अनुच्छेद 39A में न्याय व्यवस्था में सुधार की बात कही गई। सरकार ने गत वर्षों में धीरे धीरे प्रशासनिक अधिकारी की न्यायिक शक्तियों को कम करने के लिए ये शक्तियां न्यायपालिकों को स्थानांतरित कर दी है और इस तरह इन वर्गों में हम देखते हैं कि 1987 में संसद के द्वारा न्यायिक सेवा प्राधिकारी
अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत गरीब तबका की भी इन वर्गों जाति जनजातियां तथा बच्चे, औद्योगिक मजदूर, विकलांग, शोषण तथा प्राकृतिक आपदाओं के शिकार व्यक्ति तथा ऐसे गरीब व्यक्ति जिनकी आय 50,000 सालाना से कम है को शामिल किया गया है। इन वर्गों को इस अधिनियम के अंतर्गत मुफ्त कानून सहायता प्रदान की जाती है। फिर आगे देखेंगे हम लोग इसका 7वां पॉइंट, कृषि का आधुनिकीकरण तथा पर्यावरण। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 48 और 48A में क्रमशः कृषि के आधुनिकीकरण तथा पर्यावरण की रक्षा के निर्देश दिए गए। कृषि के आधुनिकीकरण के लिए भूमि सुधार, अतिरिक्त मिशनों, खाद तथा उन्नत बीजों की व्यवस्था की गई है। आधुनिक तकनीकी द्वारा कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश के कतिपय राज्यों में हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी हुई। कृषि संबंधी उपकरणों तथा बीज और खाद में सरकार द्वारा वित्तीय रियायत प्रदान की गई। फिर भी यह अनुभव किया गया कि गत कुछ वर्षों में कृषि का विकास अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र की तुलना में कम हो पाया, तो सरकार ने कृषि विकास के लिए 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की है और इस तरह कृषि सिंचाई की सुविधा बढ़ाने के लिए 2 जुलाई 15 को प्रधानमंत्री ने कृषि सिंचाई योजना तथा फसल बीमा के लिए 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया। पर्यावरण की सुरक्षा का मुद्दा भी जो था 1972 में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता का विषय था और आज भी बनी हुई है कुछ। तो भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर अनेक उपाय किए गए। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत देश के 1/3 हिस्से में वनों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया और इस नीति के अंतर्गत वनों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों को वन्य अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई। वन्य जीवों की रक्षा के लिए अधिनियम पारित किया गया। सरकार द्वारा इसकी रक्षा के लिए 99 राष्ट्रीय पार्कों तथा 513 वन्य जीवों के अभयारण्यों की स्थापना भी की गई। वनों के संरक्षण के लिए 1980 में वन्य संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के लिए 86 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रकार सरकार पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत है। वैश्विक और भारतीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या एक गंभीर समस्या। इस संबंध में भारत जहां वैश्विक जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में सक्रिय भाग ले रहा है, वहीं भारत ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की गई है और इसे वर्तमान में भी क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है इसका, विदेश नीति में नीति निर्देशक तत्व का क्रियान्वयन। विदेश नीति के तहत भी हम लोगों ने देखा कि भारत की विदेश नीति निर्माता जवाहरलाल नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति के माध्यम से इन तत्वों को व्यवहारिक रूप देने का भी प्रयास किया गया है। भारत की नीति गुट निरपेक्षता की नीति है, जिसमें विश्व शांति का समर्थन, राष्ट्र की संप्रभुता तथा समानता को सम्मान, राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, राष्ट्र के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों पर बल दिया गया। भारत की गुट निरपेक्षता नीति की सफलता इस बात से स्पष्ट है कि 120 देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य रहे हैं। भारत सदैव अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति, सद्भावना, मैत्रीपूर्ण संबंधों को महत्व दिया है।
भारत कभी भी विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी निष्कर्षता कहें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के स्वरूप तथा क्रियान्वयन के संबंध में सारी विवेचना से स्पष्ट है कि विभिन्न सरकारों ने अपनी नीतियों के माध्यम से इन सिद्धांत को क्रियान्वयन करने का प्रयास किया है। इनके क्रियान्वयन के कारण ही भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में जाना जाता है। कई तत्वों को प्रभावी ढंग से लागू करने में जो भी कमी दिखाई दे रही है उसका कारण साधनों का सीमित होना है, न कि इच्छा शक्ति का अभाव है। तो इस तरह से नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का भी निर्देश दिया गया। अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय को संवेदनशीलता को देखते हुए राज्य ने समान नागरिक संहिता को भी लागू नहीं किया। भारत का मुस्लिम समुदाय शादी तथा विवाह विच्छेद संबंधी मामलों में कानूनी सुधार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप समझता है, लेकिन भविष्य में जागरूकता में वृद्धि के कारण इस दृष्टिकोण में भी धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। तो भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया गया तथा अर्थव्यवस्था के नियमन में सरकार की भूमिका को कम किया गया है। कई समीक्षक आर्थिक नीति के बदलाव को लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा के विपरीत समझते हैं, लेकिन ऐसा मानना पूर्णतया उचित नहीं है। आर्थिक उदारीकरण वैश्वीकरण के युग में भी सरकार को सामाजिक व आर्थिक न्याय की नीतियों में कोई परिवर्तन नजर नहीं आता। आज भी भारत की नीतियां गरीबी निवारण, सामाजिक न्याय तथा रोजगार सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि समेकित विकास के अंतर्गत विकास प्रक्रिया में कमजोर वर्ग को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, फिर भी वैश्वीकरण के युग में कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में राज्य की भूमिका को प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारी सरकार के अंतर्गत जिस तरह से काम को करती है उसमें बहुत सारी चीज़ों को क्रियान्वयन करती है और इस तरह से अपने क्रियाकलापों को बढ़ाती है। तो ये हमारा दूसरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम।